CR का आपको लोन लेना है, 5 एकड़ की लैंड चाहिए उसके लिए, ब्रीड मल्टीपर्पज फार्म प्रोजेक्ट, वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एशियन बैंक का जिक्र किया सर, उनको मालूम था डीसी का परोने वाली बिजनेस आपको करना है ना, वो भी ऐड किया उन्होंने। मैं आपको अगर बोलते हैं तो वो पूरा बता सकता हूँ, आराम से कर सकते। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन जो ब्रीड एनिमल अगर बाहर से परचेस कर रहे हैं गुजरात हरियाणा इधर से, कुछ 2-3 साल के आप समझ जाएंगे ना। अभी गडकरी साहब ने प्रोग्राम हम सर थे वहां पे, मैं तो उनको गुजारिश करूंगा फिर पर्सनली, हर एक डिस्ट्रिक्ट विदर्भ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट कम से कम आना चाहिए, पर्सनली उनको रिक्वेस्ट करूंगा मैं। अभी तक कई प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन गए वहां पे, विदर्भ का एक भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ नहीं, क्यों? उनको नॉलेज है नहीं ना, किस टाइप का फॉर्म भरना, एप्लीकेशन करना है, मालूम ही नहीं था ना। उस सिलसिले में भी आप अपन काम कर सकते हैं वहां पे। मेरे डेयरी के बारे में दोनों सर ने बहुत कुछ बता दिया। सर ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, मेरा जितना था मैंने आपको बता दिया हुआ। अगर कुछ आपको इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर में आपके लिए बहुत क्वेश्चन है, सब दे देंगे, नहीं बहुत है क्वेश्चन, नहीं मिल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपका क्या प्रैक्टिकल आपने बताया ना, दैट इज मोर। धन्यवाद सर। डॉक्टर मोहन श्रीगिरिवार सर ने हमको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, उनके वसंत फाउंडेशन के बारे में भी बताया उन्होंने। और ये सच में किसी को शायद पता ही नहीं था कि इतना प्रोजेक्ट मिलता है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन का, और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सब्सिडी है। ये सारी चीजें हम लोग को नहीं पता थी। सर ने ट्रेडिंग का भी एक अच्छा पॉइंट बताया कि अगर खुद नहीं भी कर रहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी तरह से ये मिल्क बिजनेस है जो कि कभी बंद नहीं होने वाला है, और इवन कोरोना काल में भी। और बाय प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में सर ने बताया हमको, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का सेशन, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन सर प्लीज कंडक्ट करें। तो वी हैव कम ऑलमोस्ट टू द एंड। जिनके जिनके क्वेश्चन है, कपिल सर के पास कुछ क्वेश्चन जमा है, तो आप लोग और पूछ सकते हैं। सर प्लीज। बिफोर वी प्रोसीड, हम लोग शुरू करने से पहले यहाँ पर वेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्ट फ्रॉम वेस्ट वगैरह की बात हो रही है। पहले तो बाबूजी मैं एग्रो फोरम की शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मेरे को एक इंडस्ट्री से जुड़वाए, मैडम थैंक यू वेरी मच। एक दिल्ली में आदर्श उनका एक मौजूदा में फार्म है सर, कॉटन वेस्ट से पिछले कुछ 1.5-2 साल से हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3-4 डिफरेंट CSR लैबोरेटरीज, ICR लैबोरेटरीज में काफी रिसर्च किए हैं। एंड विदर्भ में ऐसे कोई भी फाइब्रस मटेरियल नहीं है जिससे हम बायोडिग्रेडेबल कटलरी नहीं बना पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी जस्ट कमीशनिंग स्टेज में है, 2-4 दिन में प्लांट कमीशन हो जाएगा। मैं तकरीबन रोज जा रहा हूँ, आज नहीं जा पाया। दिवाली के आसपास हमारी प्रोडक्शन आ जाएगी। और विदर्भ में ऐसे कोई भी फाइब्रस मटेरियल नहीं है जिसमें से हम वेगन लेदर नहीं बना पाएंगे। इसके ऊपर भी हमारे काफी रिसर्च चालू है। तो सर एक रफ छोटी सी आइडिया देता हूँ, आई डोंट नो वेदर रोहित वाले सुनेंगे तो मेरे को शायद पीट डालेंगे। जो घास पहले 2-4 रुपये में हम किलो बेचते थे, वो प्लेट बना के और हम लोग करीबन 100 रुपये किलो बेचेंगे। जो कॉटन वेस्ट हम 125 रुपया 2 रुपये से फार्म से उठा के वैल्यू एडेड करते हैं, उसे वेगन लेदर बना के एस्टिमेट इनिशियल है कि 300-350 रुपया पर किलो तक बिक सकता है। उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेदर की बात कर, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी एक बेसिक आइडिया तो दीजिए। मार डालेंगे। Jokes apart, it's a very it's not capital intensive। आप दे सकते हैं ना? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, बहुत अच्छा है। नाउ बिफोर सर एक सेकंड सर एक सेकंड हम आपके पास आ रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, हमारे साथ आज
दो हस्ती हैं जो अगेन वैल्यू एडिशन पे बात करें। जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर कोटभरे साहब, मैं चीफ गेस्ट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा उनको स्वागत करें। डॉक्टर मोहन सर प्लीज। नो नीड यार सर छोटे से टोकन सर, थोड़ा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सर, आपके आदर में सम्मान। यहाँ प्यारे मोहन है सर। प्यारे मोहन हमारे भाई। सर थैंक यू मोहन यार, मैं थोड़ा सबकी हिस्ट्री में आ रहा हूँ। एंड आज हमारे बीच में अगर वैल्यू एडिशन की बात हो रही है तो श्री चरण ऊर्जा से मिस्टर रवि राउत साहब है, सर प्लीज सामने आइए और मैं बाबूजी को रिक्वेस्ट करूंगा उनको एक सम्मान करें। सर इनके इनके के बारे में यस पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कोटभरे साहब थोड़ा सा यहाँ पर आके हमको दो शब्द कहें प्लीज। बहुत बड़ी बात है सर प्लीज। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा आपको, शायद ध्यान में नहीं आया किसी को, गजबे साहब ने विश्राम साहब ने 400 स्टार्टअप्स आजकल देखे चालू की हुई है। बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप्स के लिए मोदी गवर्नमेंट के तरफ से हर तरह की फैसिलिटी मिलती है और इंडिया में मेरा ख्याल है इंडिया पूरे दुनिया में स्टार्टअप्स में मेरे ख्याल अक्सर दूसरा या तीसरा नंबर है। यहाँ आके मैं उम्र से थोड़ा बड़ा हूँ, इसलिए विश्राम साहब को यही आशीर्वाद दूंगा कि कम से कम 5 तक के तो भी यूनिकॉर्न बने। 5 तक के तो भी यूनिकॉर्न बने। और यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि ये डॉक्टर अपने विश्राम जी जो स्टार्टअप चालू किए है वो 7,500 करोड़ के ऊपर जो बिजनेस करते हैं उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मिश्राम साहब के जो स्टार्टअप्स है उससे कम से कम 5 तक के यूनिकॉर्न हो जाना चाहिए। दूसरी बात 1 मिनट में ये बताऊंगा कि मैं भी 6 जिले का ज्वाइंट कमिश्नर रहा। मेरे 30-32 साल पहले ये तो हमारी बच्ची है जो इतना बड़ा प्रोग्राम दे रही है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि हमारे बच्चे डॉक्टर साहब वगैरह शुरू किया। मैं 35 साल के पहले डॉक्टर साहब बताया करता था, मुझे बड़ा शौक था हर गांव में जाना, मेरी कार रख देता था और पहले बता देता था कि भाई ग्राम सभा लो। और ग्राम सभा में मैं मोहन जी 35 साल पहले बताता था लोगों को कि तुम कम से कम 2-3 गैया रखो, 5-10 बकरी रखो और 10-20 मुर्गियां रखो। अब आपको पता नहीं होगा 35 साल के लिए ये बड़ा 35 साल के लिए बहुत आसान था। और मैं न्यूट्रिशन में एमएससी होने से यहाँ बता सकता हूँ डॉक्टर कि जितनी भी पत्तियां झाड़ अपने पास होते रहते हैं, कई झाड़ की पत्तियां अपना जानवर खाता है। मुर्गियों के लिए वो 35 साल के पहले उसको कुछ खिलाने की जरूरत नहीं थी। बकरिया को है ना, बकरिया को चरने के लिए तो पूरा गांव में जगह खाली मिलती थी, बराबर है सर, है ना। 2-3 गैया पालना, 10-5 बकरियां पालना और 10-20 मुर्गियां पालना बहुत आसान था। और मैं बताता था कि आप लोग करो और इस पर से आपको कम से कम 20-30 रुपया रोजाना आपके खीसे में रहेंगे। क्योंकि अंडा बिक जाता है, बकरियों का भाव तो बढ़ते ही जाता है और दूध का भी सवाल ही नहीं, आप बिक जाता है। और मैं उनको दावे के साथ बोलता था मोहन जी कि आपके खीसे में 20-30 रुपया पर डे रहने को ही होना,
अब 20-30 साल पहले के 20-25 रुपया बोले तो आज क्या कितना होगा? 2000 रुपए 2000 रुपए कम। यानी आसानी से। लेकिन सब वक्ताओं ने बताया अपने यहाँ आईसी लोग है ना, कम काम में उनको ज्यादा पैसा होना। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया की जोपर्यंत तुम्हाला शेणाचा वास येणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला पैसा मिळणार नाही। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो लोगों ने बताया बड़ा आसान है, यू कैन अर्न ए लॉट, और आपको मेहनत करना जरूरी है। अब उस समय मैं जब बताया कि भाई आप 25 रुपया रोजाना कमा सकते हैं, ऐसे हर गांव में बताया मैंने 6 जिले के खुद ने। और लोगों को फिर मजाक से ये भी बोलता था मैं कि अगर किसको नहीं मिला ये करने के बाद भी तो मुझे पता लिखो, मैं मनी ऑर्डर करूंगा उसको। लेकिन एक का भी मेरे को वैसा नहीं आया, कई लोगों ने किया, क्योंकि मेहनत का काम है। और अपन तो जानते हैं कि विदर्भ में मेहनत बोले तो बहुत आखिरी की चीज है। अपने यहाँ पहली चीज क्या है? बढ़िया गुटखा, दारू, देशी, और शादियों में उड़ाव घालू जितना है। गवर्नमेंट की जो भी मदद मिलती है, सब में बड़ी परेशानी ये है कि लोग शादियों में उड़ाते हैं। आप क्या सुधार होंगे? तो ये है बड़ा ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन हमारे जैसे आप जैसे लोग थोड़ा सा मिलके उनको हाथ का कोऑपरेट किए तो जरूर सक्सेस मिलेगा। भारत माता की जय। डेयरी फार्मिंग, गौशाला, काउ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और वो सब्जेक्ट की बात हो रही है जिसको आज के पीढ़ी छूना भी नहीं चाहते, मेरे बच्चे भी छूना नहीं चाहते। गोबर, एंड गोबर से ऊर्जा बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, कमर्शियली वायबल कराना, इंडस्ट्रियली वायबल कराना, ये डॉक्टर राउत साहब ने किए हैं। मैं राउत साहब को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आइए। नमस्कार सर, मैं रवि राउत नागपुर में ही रहता हूँ और पूरे भारत भर में काम करता हूँ। सिर्फ भारत भर में ही नहीं, बाकी मैंने बोनेन, बर्लिन, यहाँ तक मेरे बायोगैस के प्लांट्स लगाए हैं और वहां मैंने छोटे जनरेटर्स भी लगाए। नागपुर में मेरे इस वक्त 2 टी प्लांट्स है, वे हिन्ना रोड पर है और रोड से चलते चलते भी दिख जाते हैं। YCC के गेट के सामने जो बड़ी गौशाला है मिस्टर जायसवाल की, उनके यहाँ मेरा एक प्लांट लगा हुआ है। कुछ वर्धा रोड पर भी लगे हुए हैं, तो ऐसे काफी प्लांट्स लगे हुए हैं। अब काउ इकोनॉमिक्स की जब बात हो रही है, 1 गाय 2 गाय, आप रास्ते से चलती हुई कोई भी दूध ना देने वाली भी गाय अगर आप ले लो और उसको यदि अपने शेड में लाके रख दो, थोड़ा सा खाना मांगती है लेकिन गोबर जरूर देती है। और वो जो गोबर की ताकत है, हम लोग उसको बायोगैस प्लांट में डालते हैं। बायोगैस प्लांट में डालने के बाद में उसका जो मीथेन आता है, उससे मैं आपको पावर जनरेट करके देता हूँ बहुत सस्ते में। और ये मैंने शाहपुर जी एंड पालन जी कंपनी के लिए किया है, काफी बड़ा प्लांट लगाया हुआ है उनके लिए मैंने। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैंने मेरे स्क्रबर्स दिए हुए और 500 किलोवाट 600 किलोवाट के 6 जनरेटर एक साथ एक लाइन में चला के रखा है। आज भी जजमऊ करके जगह का नाम है। हाँ, तो 500 किलोवाट मतलब एक कोराडी हो गया। यस सर, 600 किलोवाट के 6 3 कोराडी ठाकुर वाला मिलके मेगावाट हो गया। तो अब काउ इकोनॉमिक्स की अगर बात होती है तो एक सिंगल लेडी 25 गाय की डेयरी खुद संभालती है। मैं आपको ये पूना में बता देता हूँ। पूना से आगे एक फल्टन करके जगह है, जहां एक लेडी काम कर रही है, जो पूरे घर का भी काम करती है और खेत 2 एकड़ खेती है उनके पास में और 25 गाय है।
हमने गोबर गैस का प्लांट वहां बनाया, गोबर गैस के प्लांट से पावर जनरेशन किया, पावर जनरेशन करके मिल्किंग मशीन लगाई हुई है, तो मिल्किंग मशीन भी हम ही ने दी हुई है उनको। मिल्किंग मशीन लगा के पूरे 25 गाय का दूध निकालती है, 20 गाय हमेशा मिल्किंग में होती है उनके यहाँ। वहां उनका इकोनॉमिक्स इतना परफेक्ट बैठ रहा है, पूरी फैमिली काम करती है। हस्बैंड पूना में नौकरी करता है और सास ससुर और बहू ये 3 लोग मिलकर 25 गाय की डेयरी चलाते हैं। तकरीबन 350 से 400 लीटर दूध रोज होता है। वो दूध फल्टन से मिल्क कलेक्शन सेंटर उनका बना हुआ है, वो मिल्क कलेक्शन सेंटर पे ये लोग छोड़ देते हैं, वहां से आगे चला जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस जैसा अभी पता नहीं सर क्लियर है, कोल्हापुर, सातारा, सांगली यहाँ तक मेरे प्लांट बने हुए हैं। इससे डिटेल से मैंने सीएनजी प्रोडक्ट, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस भी बनाया हुआ है, छोटे सिलेंडर्स में बनाया हुआ है। 2.5 किलोवाट से लेके 600 किलोवाट तक मेरे जनरेटर्स चलते हैं। ये त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट है, जहाँ वो कैंटीन का खाना और बाकी जो कुछ बचा हुआ फूड है वो पूरे बायोगैस के प्लांट में, ये बायोगैस का प्लांट दिख रहा है, इसमें जाता है और वहाँ वो 20 किलोवाट का जनरेटर चल रहा है। ये सारा एक्टिविटी के अंदर हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मैंने कंसल्टेंसी किया और ये आखिरी प्रोजेक्ट खड़ा किया। अभी ना वर्धा एनगिरी करके एक संस्था है, वो संस्था के लिए मैं छोटे बायोगैस प्लांट बना रहा हूँ। एनगिरी के लिए छोटे बायोगैस प्लांट बना रहा हूँ और 3 किलोवाट पावर जनरेशन उनको करके बना है। प्राकृतिक भोजनालय करके वहां चालू किया है, जहाँ बिजली नहीं है तो उसको बिजली का सपोर्ट की रविंद्र जनरेटर मिलेगा। ये काम, ये सब ये जज्बों का है सर, ये 6 इंजन जो बोला ना मैंने जी सर, वो एक ही लाइन में है। आपके पास में अगर डीजल इंजन भी हो तो उसको भी हम लोग गोबर गैस पे चला कर दे देते हैं। कितना है? दोनों हो गए। तीसरा हाँ? सर ये मोटा मोटी क्या खर्चा आती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पर सस्ते से सस्ता बायोगैस प्लांट अभी हमने बनाना शुरू किया है, जिसमें तिरपाल का कवर लगा के गैस कलेक्ट कर देते हैं और प्रेशराइज करके हम लोग इंजन को फीड कर देते हैं या खाना पकाने के भी काम में आ जाता है। बीच में एक छोटा बायोगैस स्क्रबर लगाते हैं जिसमें से इम्प्योरिटीज उसकी निकल जाती है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी इम्प्योरिटीज निकालने के बाद में वो इंजन अच्छा चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी मिलती है, जो कि आप कह सकते हो सीएनजी के इक्विवेलेंट वो गैस होती है, सिर्फ प्रेशर नहीं होता है उसमें, बाकी वो नेचुरल तो है ही है। इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? स्क्रबर कितने का होता है? स्क्रबर क्लीनिंग के लिए जो स्क्रबर यूज करते हैं वो कितना कॉस्ट बैठता है? सर वो 80,000 से लेके 45 लाख तक है सर, उससे भी ज्यादा है। सर इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपको मान लो मेरे पास 30 गाय है, 30 गाय, तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट? 30 गाय के लिए सर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का बायोगैस प्लांट हो जाएगा और तकरीबन 2.25 लाख तक आपका पावर जनरेशन का खर्चा आ जाएगा। ये मीथेन के सिवा और कौन सी गैस होती है उसमें? मीथेन होता है, CO2 बाकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर है। 45% से 55% के बीच में मीथेन होता है, बाकी सारी गैसेस होती है। आपने जो CO2 छोटा का प्लांट भी बताया इसकी बताया क्या कॉस्ट है, जो सबसे गोबर गैस का छोटा प्लांट बताया? यदि आपके पास में 10 या 20 गाय हो तो आपका काम 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। यस सर। 1 किलो एक जो देसी गाय है वो एक देसी गाय 10 से 12 किलो या 15 किलो मैक्सिमम गोबर दे देती है। वो एक गाय से हम लोग 2 इलेक्ट्रिकल यूनिट, एक गाय अगर आपके पास है तो 2 इलेक्ट्रिकल यूनिट उसके गोबर से आपको डेली मिलेगा। तो हम लोग 10 से 15 गाय जहां होती है यस, एक 10 से 15 गाय जहां हो वहां 30 इलेक्ट्रिकल यूनिट उसको दिन भर में मिल जाते हैं। सुबह 2-3 घंटा चलाता है, शाम को 2-3 घंटा चलाता है और वो 6 घंटे का उनका जनरेशन, पावर जनरेशन हो जाता है, खाना बनाने के लिए काम में आ जाता है बचा हुआ, और उनके सारे काम इलेक्ट्रिक से सक्सेसफुल हो जाते हैं सर।
हा व्यवसाय आता मगाशी मला म्हटलं होतं मी 200 गायचा ब्रीड मशीन पंप प्रोजेक्ट आहे हो. बऱ्याचशा ठिकाणी हा सँक्शन होणार आहे होतोय 3-4 मला फोन आले ते कलकत्त्याहून आला होता जालंधर हे 5-6 ठिकाणी दे आर इंटरेस्टेड याला 200 गायचे साधारणतः अपेक्षित खर्च किती येऊ शकतो 200 ते अंदाज गाईला, मोठा मोठी हा? 200 गायचा प्रोजेक्ट आहे एक 17-18 लाखापर्यंत फक्त Yes. होऊन जातं Yes. ओके पॉवर किती पाहिजे त्याला एवढं माहिती तर ठीक आहे ना त्या मिल्किंग मशीन वॉटर चालेल त्यांच्याकडे वॉटर जे काही होईल ज्यांचे काय तर त्यांच्याकडे आहे जे काही बॉरवेल होईल तसं जे काय असेल ते ना ऑफकोर्स त्याला काही- 200 गाय म्हटलं का त्या HF असतील सर्वच मी HF ही 22 ते 25 किलो शेण देते आणि 40 ते 42 लिटर गोमूत्र देते. खूपच सुंदर स्टडी तुम्हाला साहेब सर्व काम मी देतो का काळजी नको ऍश्योरन्स आहे ऍश्योरन्स आजच्या तारखेत मीटिंग मध्ये मला माहिती मला नव्हतं नंबर लिहून घेतला आता आपण भेटूया ना बरं, या माध्यमातून- सगळ्यांचं लागेल सर, नंबर तर सगळ्यांचा लागेल. व्यवसाय या भेवायच्या माध्यमातून तुमची माझी भेट झाली भेवायची तो माझा नागपुरात फक्त 3 प्लांट आहे. तामिळनाडूमध्ये तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक 50 किलोमीटर वरती प्लांट आहेत आणि जवळपास 50 प्लांट तामिळनाडूमध्ये आहे जे पॉवर जनरेशन सोबत करतात 40 किलोवॅट पर आवर तिथे पॉवर जनरेट करतात. नागपुर के प्लांट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर? नागपुर के प्लांट एक तो आपको बता दिया YCC के अपोजिट पे है. ओके वो सब लोग चाहे तो आप लोग सब मिलके भी जा सकते हैं इंडस्ट्रियल विजिट इंडस्ट्रियल विजिट करा देंगे, साहब से अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो हमको एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ वो जायसवाल साहब की गौशाला है वहाँ हम लोग देख सकते हैं. छत्तीसगढ़ में मैंने काफी काम किया हूँ जो नारी शक्ति पे काम करते हैं उनका वो जो समूह होता है वो समूह पूरे कचरे से या वो जो केले का पत्ता होता है ना वो केले के पत्ते से वो लोग धागा निकालते हैं और उससे वो कपड़ा बनाते हैं. वो प्रोजेक्ट पर शाम को इलेक्ट्रिक नहीं देती वहाँ मेरा प्लांट लगा हुआ है 3 किलोवाट का जिसको वो उद्घाटन किया था उसके बाद में और वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है. राखी करके जगह का नाम है, कभी भी जाके देख सकते हैं. शाम को जनरेटर ऑन मिलेगा और लेडी ऑपरेट करती है, कोई दूसरा ऑपरेट नहीं करता है. गोबर गैस का प्लांट भी लेडी ऑपरेट करती है, बिजली भी खुद ही चालू कर देती है इंजन. और सुबह आके गोबर फीडिंग करने के लिए वो घर में खाना बाद में बनाएगी लेकिन वहां फीड पहले कर देती है. खाते हैं सर खासियत है क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है बिजली दे बरोबर और बिजली आ गई तो गांव का कोई दादा आदमी रहता है वो अपने यहाँ हुक डाल के सब अपना काम कर लेगा और उसके बाद में बिजली गायब कर देता है. गांव में कुछ होना नहीं चाहिए. चलिए सर आपका नंबर दीजिए. नंबर 94231 05023 231 05023 और एक दूसरा नंबर है 9067386957. थँक यू सर वेरी मच. थैंक यू सर. सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर हमारे साथ PIA ऑर्गेनिक फोरम में बहुत साल से है लेकिन सबको उनके बारे में पता ही नहीं था कि वो ये सब मैं बूटीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ हमारे और लघु उद्योग भारती का भी. सर आपका ऑफिस या नागपुर में रेसिडेंस सर ऑफिस मेरा रामदासपेट में छोटा सा वर्कशॉप है जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है कार एंड ट्रक्स रिपेयर का वहां से ऑपरेट करता हूँ और मेरा घर शास्त्री लेआउट खामला में. बहुत अच्छी लगी. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया गैरेज. सर इसमें 2 प्रश्न थे वैसे मेरे सर इसको नागपुर शहर के अंदर किसी के घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर. गोबर हो आपके पास या गोबर भरपूर है सर उसके लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए सर 10 बाय 10 का स्पेस होगा तो आपका हो जाएगा. वेरी नाइस सर यस सर. क्योंकि मैं गोलेवाड़ा में रहता हूँ सर और मेरे घर के सामने 20 गाय का तबेला है सर. वो भी ऐसे बढ़िया तो मैं कह रहा हूँ कि उस बच्चे का भी भला हो जाएगा और हमारा एक क्वेश्चन रखते हैं जैसे कि छिंदवाड़ा से किचन छिंदवाड़ा में आगे में एक मॉल करके गाँव है यस सर किचन में वहाँ पे खुद मेरी मौसी के घर में गैस का निकलता है मतलब बीच में ज्यादा तबेला है से तो किचन वेस्ट से भी होगा कोई दिक्कत नहीं. इसमें गोबर डालना पड़ेगा कि किचन गोबर में भी उसी से होगा इंडस्ट्रीज के लिए गैस नहीं है इंडस्ट्री वाले में नहीं वो सक्सेस नहीं है किचन में. क्या हड्डी बोन सब कुछ होता है. हाँ
मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है, उस वजह से नहीं होता। सेग्रीगेट करने के लिए वो गंध मारता है, जिसको सेग्रीगेट नहीं करता। साहब का बड़कपन आपको बताता हूँ, ये हमारे एक ग्रुप में है प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वो प्रोग्राम के बारे में देखे, रात को 10 साढ़े 10 बजे उनकी एक मैसेज मेरे पास, मैंने 11 बजे बात किया, मतलब कि भाई कल हमारे प्रोग्राम में जरूर आइएगा। तो बोले कि सर थोड़ा बाहर जाने का था, मैं बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा, एंड ही ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड केम हियर बेसिकली टू एड्रेस अस। सर थैंक यू वेरी मच। और मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग यहाँ पर जब भी प्रोग्राम लेते हैं, बहुत बार हम लोगों की बात में इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ी से सब लोग अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं। सर आपसे चालू करेंगे। माइक जी बिल्कुल, नहीं कोई माइक की जरूरत नहीं है। मैं सतीश दुबे, मैं एजी ऑफिसर रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और 10 एकड़ खेती में खेती कर रहा हूँ। गाय भी खरीदी है मैंने और प्राकृतिक कृषि पर मेरा पूरा ध्यान है। और एक और छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको दिमाग में रखकर मैं यहाँ आया था, पूर्व एग्रो एंड आयुर्वेदिक फार्म्स को डेवलप करना चाहता हूँ। तो मैंने जयपुर में कांटेक्ट किया है जहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियों की खेती की जाती है और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, क्योंकि दवाइयों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मार्केट भी चाहिए। तो वहाँ सनराइज एग्रीलैंड है जयपुर में, मैं सबको नाम बता दे रहा हूँ, जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। आप कितने भी क्विंटल और कितने भी टन औषधियों को पैदा कीजिएगा, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। नंबर बताइए। 9422 9422 30 63 6323 23 9422 30 6323। और एजी ऑफिस का कोई काम हो तो मुझे याद कीजिएगा। सतीश दुबे जी। सर आपको हम अपने एग्रो ऑर्गेनिक फोरम में मतलब बिल्कुल, मैं मेरा एक और निवेदन था, जिनको भी होगा, मेरा एक और निवेदन था कि हमको सबके नंबर भी दीजिएगा, और जैसे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है तो इसको एक ग्रुप बनाकर आप उसको व्हाट्सएप पर भी आपको, तो मुझे भी जोड़ने की कृपा कीजिए। सभी लोग जोड़े जाएंगे। अभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रुकिएगा, लास्ट को एक हो जाएगा। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक वैद्य थे श्री आयुर्वेद महाविद्यालय में, और वो बॉटनी के पूरी दुनिया में बहुत फेमस व्यक्ति थे, इवन हॉलैंड वगैरह। वैद्य रामसेवक दुबे श्री आयुर्वेद महाविद्यालय में, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे बाबूजी की विशेषता थी कि दुनिया की किसी भी पेड़ की पत्ती को वो पहचान कर बता देते थे क्या इतना बड़ा काम किया। आपके पिताजी जी गोविंद प्रसाद उपाध्याय को भी पहचानते हो? और वो मेरे चाचा जी हैं छोटे, वो मेरे रिश्तेदार हैं। बहुत चाचा जानते हैं इस बात को। मैडम टेकिंग ए स्मॉल ब्रेक, आपको खुशी होगी हमारे बीच में आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है, कॉमर्स पढ़े हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में, ऑर्गेनिक वेजिटेबल में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा सामने आएंगे। मिस्टर प्रदीप गुप्ता जी, प्लीज आप आके थोड़ा आके आपके बारे में बताइए। नमस्कार। खेती में पहले मुझे उतना ही पता था जितना शहर के व्यक्ति को पता रहता है कि भाई आम 250-300 ग्राम का रहता है, 40 फुट ऊंचे पेट पे लगता है, तो 10 किलो का तरबूज कितने बड़े पेट पे लगेगा। तो 15 साल पहले खेती के बारे में मुझे भी वैसा ही पता था। अभी आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की काफी बात होती है, और एक जगह पर आकर सब लोग रुक जाते हैं कि पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट के लिए कुछ भी करो, केमिकल तो डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 30, 40, 50, 60 साल पहले कोई केमिकल्स नहीं होते थे, बहुत अच्छी खेती होती थी। तो हमने पिछले 12-15 सालों के प्रयास से और काफी अच्छे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में हम सबको पता है। सिलिका के बारे में जैसे अभी डॉक्टर मिश्राम साहब ने बताया कि भाई आपने पराली जला दी या राइस हस्क जला दिया तो उसके अंदर बहुत सारी सिलिका रहती है। हमने एक यूनिक ऐसा एक प्लांट अभी डाला है, बूटी बोरी में चलता है वो। राइस हस्क जो ऐश होती है उसके अंदर में करीब
90% से ज्यादा सिलिका रहती है। जो कार्बन के साथ में जिसका बॉन्ड रहता है, दोनों को अलग अलग कर दिया तो व्हाइट सिलिका अलग हो गया, ब्लैक कार्बन अलग हो गया। और अलग होने के बाद दोनों ही काफी पावरफुल है। सिलिका है वो 100 रुपए से ज्यादा किलो पे बिकती है, और अगर उसको प्यूरिफाई किया जाए तो 500 रुपए किलो तक बिकेगी। और आजकल आप जितना भी फ्री फ्लो जितने मसाले खा रहे हैं उसमें वो सारी सिलिका डलती है। अभी तक ये सिलिका इंपोर्ट हो रही थी 400 रुपए 500 रुपए किलो से, अब काफी लोग यहाँ बनाने लगे हैं उसको। तो राइस एस से हम सिलिका भी बना रहे हैं, उससे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी आप लोगों ने सिलिका बेस्ड कई प्रोडक्ट सुने होंगे, ऑर्थोसिलिसिक एसिड और पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, इन सब के एग्रीकल्चर में काफी यूज हो रहे हैं। लेकिन वो जो सारी सिलिका आ रही है वो सैंड सिलिका है, और उसकी जो मॉलिक्यूलर चेन साइज वो बहुत बड़ी होती है, जिससे कि जैसे ही आप किसी भी क्रॉप के ऊपर स्प्रे करेंगे तो स्कॉर्चिंग आती है। अगर उसका थोड़ा सा भी 0.8% सिलिका है जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड आ रही है, और उसका अगर आपने 2 बार लगातार स्प्रे कर दिया 7 दिन में, तो पत्तों के ऊपर जैसे ब्लेड से चीर दिया ऐसे निशान आ जाएंगे। जबकि हम जो बायोजेनिक सिलिका बना रहे हैं वो 21% सिलिका कंटेंट्स है, और आप हर 5वें दिन चाहे जितनी बार स्प्रे कीजिए कोई स्कॉर्चिंग नहीं आएगी। 28% तक उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और किसी भी तरह के सकिंग पेस्ट के लिए ये बायोजेनिक सिलिका अपने आप में सफिशिएंट और क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लांट के ऊपर नहीं है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं है, फ्रेंड इंसेक्ट्स के ऊपर नहीं है, एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं। कपिल जी ने कुछ ज्यादा बता दिया, जितना मैंने बताया वैसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। बूटी बोरी MIDC में मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक छोटी यूनिट है जहां पर हम बायोलॉजिकल और इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट ऑर्चर्ड्स में काम आते हैं। नागपुर में काफी ऐसे फ्रूट ऑर्चर्ड्स ओनर हैं 25, 50, 100, 150 एकड़ में, जो हमारे साथ मिलके काफी सालों से अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे सारे और स्पीकर्स ने वैल्यू एडिशन की बात बताई, तो मेरा भी उनको ये रहता है कि भाई आप गुआवा लगा रहे हो, अभी 2 वैरायटी बहुत ज्यादा चल रही है, आपको पता होगा, पिंक ताइवान और रेड डायमंड, ऐसे गुआवा काफी चल रहे हैं। हालांकि दोनों विदेशी वैरायटी है, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद में उनका थोड़ा सा जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशन अपने आप हो जाता है यहाँ के कल्चर और वातावरण और मिट्टी की वजह से, और जो मिठास वहां नहीं होता था यहाँ पर तो आ ही जाता है। तो जनरली बाजार में 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो बिकता है। मैंने उनको इस बार पिछले साल भी ऑनलाइन उनकी 2 किलो की और बॉक्स की मार्केटिंग करने के लिए कहा, और आपको आश्चर्य होगा कि 250 रुपए में 2 किलो होम डिलीवरी बहुत आसानी से लोग खरीदते हैं और बार बार खरीदना पसंद करते हैं। तो वैल्यू एडिशन अगर आपने कर दी तो आप 1 के 2.5, 3 तो आराम से ले सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी। आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। 94231 94231 044 044 67। 67। थैंक यू। मैडम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। सर मेरा नाम रजत घारपांडे है, पार्टी में मेरा 10 गया का फार्म है, और मतलब फार्म ही है और कुछ नहीं है। क्या नाम? रजत घारपांडे। आपका नंबर बताएंगे? 9372। अच्छा, ग्रुप में नंबर। ओके, हम सबको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हम सभी को ग्रुप में ऐड कर देंगे। सर आपका आप मिसेस मैं CGHL बेनिफिशियरी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और मैंने ये सब काम जो मिल्क वगैरह का बचपन से किया है, भंडारा का रहने वाला हूँ। और मैंने ये सुना है किसी से, और मैंने देखा भी है कि दूध में पानी मिलाने के बाद भी दूध का धंधा पुसाता नहीं है। पानी मिलाने के बाद भी इकोनॉमिक्स नहीं। ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये होते हैं, और मजा आता है सब ये करने में। अभी साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में एक लाइन बोलता हूँ। मैंने गोबर गैस प्लांट भी देखे हैं 25-30 साल पहले, मगर आज कहीं भी गोबर गैस प्लांट दिखता नहीं है। तो उसका कारण भी जानना पड़ेगा। हालांकि ये फोरम नहीं है वो सारा चीज, ये हो सकता है इसके बारे में बोला जाए तो उल्टा हो जाएगा मामला। तो परंतु क्योंकि बिल्कुल आप बोलिए फिर मैं इस पे आऊंगा। क्योंकि भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमने गाय चराने का काम किया है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक अच्छे पोस्ट से रिटायर हुआ है इंडियन बुreau ऑफ माइंस से, और मैंने बचपन से गाय चराने का भी काम किया है। खेती तो थी, और ये धंधा उसी को पुसाता है जिसके पास में वेस्ट मटेरियल है। मतलब खेत का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अगर आप इसमें यूज करते हो
तो वो पुसाएगा। आप बोलेंगे कि मैं तो कोट पहनूंगा और मतलब उसमें स्टार्टर ये करूंगा, स्टार्टर बनाऊंगा और उसमें गाय को बांध के रखूंगा, जर्सी गाय, और उसको खिलाऊंगा और फिर उसका जो दूध आएगा वो क्या रेट से बेचूंगा। तो ये जरा मैं इसका आंसर दूं आपको? आपकी बात से पूर्णतः मैं सहमत हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो फीड पे होता है, जो खाने एनिमल जो खाता है उसका फीड एक्सपेंडिचर जो परसेंट है 70%। मेरे पास खुद गाय गौला गाय है। आज मेरी गौला गाय से एक गाय 3000 का चारा खाती है, 3 कम से कम, जबकि मेरे पास नेपियर उपलब्ध है और दूध सिर्फ 2 किलो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दूध में पानी भी मिलाने के बाद फायदेशीर नहीं है। अब लोग इसको क्लेम करते हैं, शायद उनके पास गाय नहीं होगी जो सही में क्लेम कर रहे हैं। मैं खुद अनुभव किया, डेयरी फार्म पे कई बार मेरे साथ लोग, मैंने सस्पेंड किए लोगों कि तुम ये कैसे बता रहे कि फायदेशीर है, जब हमारा ऑर्गेनाइज फार्म नहीं बता सकता कि ये फायदेशीर है तो आप लोग कैसे, जब तक कि वो मिक्स्ड फार्मिंग ना करे, गाय के साथ भैंस ना पाले, गाय के साथ बकरी ना पाले, गाय के साथ मुर्गे ना पाले, तब तक ये फायदेशीर नहीं है। इस पे आज भी अडिग हूँ और यही बात मैंने एनडीएआर कॉन्फ्रेंस में, एनडीआर कॉन्फ्रेंस में कई बार की है कि आपको मैंने खुद नेपियर लगाई है। हमारे एक सहपाठी जो भंडारा में काम करते हैं, फॉडर बैंक है, ये शायद वो चले गए, विलास निमकर, वो फॉडर बैंक चलाते हैं, कई बार उनका ही है। तो ये फायदेशीर होता है, बहुत है उनके मुंह में घी शक्कर, लेकिन जब तक कि ये मिक्स फार्मिंग न की जाए तब तक ये फायदेशीर नहीं है। ये मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ। सरकारी आदमी जो होते हैं ना, वो किसानों को ज्ञान देते हैं, जोड़ धंधा करो, बकरी पालो, मुर्गी पालो, इसका उसका, मगर सरकारी आदमी को कभी जोड़ धंधा करने के लिए उनका क्या है कि इतना परसेंट डीए बढ़ा मिलना चाहिए, उनको जोड़ धंधा करो ये ज्ञान नहीं दिया जाता, सिर्फ शर्त दिया जाता है। नहीं, वो एक अलग विषय है। नीतियां ही ऐसी है कि शोषण करने वाली नीतियां इन्होंने, शरद पवार जब कृषि मंत्री थे 18 रुपए किलो से रशिया से मंगाया था गेहूं, मगर 17 रुपए किलो यहाँ के किसानों को नहीं दिया था। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि उनका जो पैसा है, जो पार्टी का फंड होता है, वो किसान देता नहीं है। वो कहाँ से वो सब्जेक्ट अलग होती है। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ, डेयरी फार्मिंग आपके पास जब तक अपना प्रोडक्ट नहीं है, चारा नहीं है, तो वो फिजिबल नहीं होगा और वो काम उसी को करना चाहिए जिसके पास प्रोडक्ट होगा। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी भी एक छोटी सी खेती है, छोटी सी खेती में मैं भी 10-12 गाय रखा हूँ, प्रोडक्ट है, काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम रोज किसान को उठ के अपने बच्चों की तरह गाय को देखना पड़ता है। काउ कटलिंग के बारे में एक सवाल है आपके लिए, मैं और नेक्स्ट सेशन में आऊंगा, लेकिन हाँ, इस सब्जेक्ट में हम लोग सहमत हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट। एक सेकंड जी सर। मेरे को ऐसा लगता है सबका डेटा हमारे पास आया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन दे के टाइम वेस्ट करने की बजाय क्वेश्चन आंसर पे हम लोग जाते हैं। ये क्या सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे जाते हैं। आपके पास 3 क्वेश्चन आए हैं, आप कहें तो मैं उनको जवाब दे दूं। प्लीज मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ जी। माननीय डॉक्टर अरुण सर, कौन से गावरानी ब्रीड क्या भाव में कहाँ मिलेंगे? हमको खरीदे हुए गाय का A2 सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नमस्कार, नीलेश राउत, गोंदिया। जी नीलेश जी, आपके सवाल का जवाब मैं स्पष्ट ये देना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी गोवंश है, प्योर शुद्ध गाय है, सभी का मिल्क A2 होता है, जब तक कि वो शुद्ध है। अब ब्रीड की नस्ल की शुद्धता कैसे पहचानना, वो मैं अलग बताऊंगा। और इसके अलावा जितनी भी भैंस हैं, सभी का मिल्क A2 होता है। ये रॉन्ग नोशन है लोगों के मन में कि सिर्फ गाय का दूध ही A2 होता है। हमारे देश में जितनी भी भैंस की प्रजातियां हैं, वो भी A2 मिल्क देती है, लेकिन गाय के और भैंस के मिल्क में फर्क ये है, जो रिलेटिंग क्वालिटी है। मतलब जब हम बताते हैं ना कि हम गुलाब जामुन ये कुछ बना रहे हैं, गोवा, तो जल्दी फंस जाता है, टूट जाता है, तो रिलेटिंग क्वालिटी जो है वो A2 मिल्क, A2 तो बीटा ग्लैक्टोग्लोबिलिन रहता है। मेरे 3 विद्यार्थियों ने काम किया है और वो काम जो किया है, वो आज जो भारतीय सरकार में सेक्रेटरी है डॉक्टर अभिजीत मित्रा, जो राष्ट्रीय इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में
मेरे सब्जेक्ट के, उनके कोलैबोरेशन में, विद्यापीठ के कोलैबोरेशन में काम किया, पेटेंट मिले हम लोगों को। तो ये हो गया गाय कहाँ मिलती है, तो कौन सी ब्रीड की गाय, इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। एक रूपसी तिवारी, महेश चंद्र शर्मा, आरजी श्रीवास्तव, ये IVRI इज्जत नगर में इन्होंने किताब ये लिखी है कि भारतीय गोवंश की जातियों के विशेष गुण और उनको प्राप्त करने के स्थान। ये है, ये पब्लिकेशन अगर ICR में आप लिखे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मेरे पास उसमें उसका एड्रेस है। बाहर गौलो कहाँ मिलती है, देखिए दूसरी बात है कि अच्छे जानवर कभी मार्केट में मिलते नहीं हैं, अच्छे जानवर बनाए जाते हैं। ये बात nobody is going to part with his or her best animal। अच्छे जानवर बनाए जाते हैं, और ये हमारे जानवर जो बनाते हैं, जो उसके साथ उठते बैठते गाते पीते खाते, वो उन्हीं के साथ जो होते हैं, और उनके ट्रेड कैसे होते हैं। जैसे मेरे पास गौलो गाय है, तो मुझे मालूम है कि गौलो को मैं देख के बता देता हूँ यार कि कितने, जब सिलेक्शन को जाते हैं तो बोलते साहब ये इसके 2 ही वेत हुए, मतलब 2 ही बार जनी, तो सुन लेते हैं। फिर वो बार बार एम्फेसाइज करता है कि सर 2 ही गाय, 2 बार बोले यार, देख झूठ मत बोल, 5 बार जन गई है। तो इट्स ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज गेन्ड बाय वन जनरेशन ऑफ ब्रीडर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो ज्ञान, जो देखते हैं विजुअल कि ये बेस्ट जानवर है, तो वो हमारे दिमाग में मेंटल उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उसकी पूरी आकृति में होती है। तो बेस्ट जानवर कभी मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होंगे, आपको जानवर बनाए जाते हैं, और वो उसके लिए आनुवांशिकता का बहुत ज्यादा रोल है। अब ये रोल सिर्फ इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे सुअर इंडस्ट्री में और मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि जनरेशन, पीढ़ी का अंतर, जितना ज्यादा पीढ़ी का अंतर होगा उतना ज्यादा आपको समय लेगा, जितना पीढ़ी का अंतर कम होगा। मैं जब पढ़ता था तो मेरे गुरु डॉक्टर देशमुख, बहुत रिनाउंड इटली से, वो बताते थे कि ब्रॉयलर उसी को बोलते हैं जो 12 वीक का होने के बाद में 1 किलो फीड खाए। आज तो ब्रॉयलर देखिए, ग्रोथ रेट, मतलब शारीरिक वाढ़, ये गुण ऐसा है कि माँ से बाप को, बाप से माँ को, बिना कुछ किए जल्दी बढ़ जाता है, तो ग्रोथ रेट। लेकिन अंडा देने की क्षमता ये उतनी फास्ट बढ़ती नहीं, इसलिए ब्रॉयलर इंडस्ट्री आगे आई है, सुअर इंडस्ट्री आगे आई है, बीफ इंडस्ट्री आगे आई है, मिल्क इंडस्ट्री आगे नहीं आई है, क्योंकि आनुवांशिकता, जो दूध की माँ से अच्छे ज्यादा गुण, बाप की माँ कौन सा दूध देती थी, कितना दूध देती थी, ये वंशावली हमारे देश में कोई मेंटेन नहीं करता है वंशावली। बताइए कि आज हमारे नागपुर वेटनरी के फार्म पे गौलव का रिकॉर्ड जो मैंने देखा है, उस जमाने में गौलव 12 लीटर दूध देती थी, मेरे गुरु थे, मैंने देखा था कि 12 लीटर, लेकिन फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन द ब्रीडिंग पॉलिसी, बार बार चेंज हो, नहीं क्रॉस ब्रेड लाओ, नहीं ये लाओ, वो डिटोरेट हो गई। तो इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा कि उधर ब्राजील में वहां सेक्स सिलेक्शन होता है कि पहली बार इंसेमिनेशन किए, पहली बार इंसेमिनेशन की फीमेल ही पैदा होगी। मैं डंकी की चोट पे बताऊं कि मैं 40 साल के अनुभव के बाद विद्यापीठ में रहा, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। अब ये बड़ा विरोधाभास है कि बोलते हैं ना कि उर्दू में शेर है कि क्या बोलूं कि मैं सेक्स सिलेक्शन करता हूँ, मेरे इंसेमिनेशन करने के बाद में वो बहुत शोर सुनते थे सीने में दिल का धड़क धड़क होता ना, बहुत शोर सुनते थे सीने में दिल का, जो चीरा ऐसे तो कतरा खूब ही ना निकला। क्या सेक्स सिलेक्शन की बात करेंगे आप, सब फ्रॉड है। ईटीटी, मैंने पीकेवी में, मक्सू में कभी ईटीटी नहीं देखा। और जो भी इससे जुड़े हुए हैं ना, वो नेताओं से जुड़े, वो अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिक्स फार्मिंग आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये शेतकरी को सिंपली गाय, और दैट टू देशी गाय रखने से फायदा नहीं। आप विदेशी गाय अगर आपको रखना है तो आप चौथा वेद पहुंचते तक दुनिया भर का आप खर्चा कर चुके होंगे। मुझे कोई रिकॉर्ड से बता दे कि कोई फार्मर ने 4 या 5 लैक्टेशन तक वेद तक गाय रखी है। हाँ, वो जरूर बोलेगा ये मेरी देशी गाय है, मैंने 8 या 9 जनरेशन देखी है। यवतमाल जाइए, वर्धा जाइए, आप कहीं 8-9 जनरेशन तक वो दूध देती है, हालांकि 300, 400, 500। और एक गाय, एक विदेशी गाय, एक क्रॉसब्रेड गाय, अगर वो 1200 लीटर 1500 लीटर एक लैक्टेशन में दूध देती है, लेकिन कितने दिन, कितने साल, 4 साल। ओके, कमिंग बैक टू आपका मिक्स्ड आपको देवनी का एड्रेस दे सकता हूँ, गौलव का एड्रेस दे सकता हूँ। गौलव का एड्रेस बता दीजिए। गौलव का एड्रेस है, वो ग्रुप में डलवा दीजिएगा सर। सर एक मिक्स्ड जो ब्रीडिंग की अपन बात कर रहे हैं, मिक्स्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें से एक सवाल आपके लिए है, मेंढी और बकरी पालन में क्या फर्क है
सुरेश भंडारी हिन्ना। हाँ जी, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर उससे फायदा लेना है, मेडी से आपको फायदा लेना है, तो हमारे विदर्भ में मेडी से फायदा आपको उसके वूल उत्पादन से, वो मराठी में वूल को क्या ऊनी बोलते हैं ना, ऊन से उसका फायदा नहीं होगा आपको। उस सही में अगर मटन किसको बोलते हैं आपको मालूम है? जो शीप के मांस को एक्चुअली मटन कहते हैं। ये शेवान है, मटन कहते हैं, और गोट के मीट को शेवान कहते हैं। ये हमारे, अगर हमने शीप का मटन लाया यार, उससे बास आ रही। आज तेलंगाना में आप जाइए, पर कैपिटा कंजम्पशन तेलंगाना में सबसे ज्यादा मीट का एक व्यक्ति, अगर ऐसा अनुमान लगा, एक व्यक्ति एक साल में 30 किलो मांस खाता है तेलंगाना में, क्योंकि वहां नेलोर शीप है, उसका ग्रोथ रेट बहुत बढ़ता है। ब्रीड कम समय में ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। अगर आप बकरी की बात करें तो बकरी हमारे विदर्भ में तो एक बकरी अगर 8 किलो की हुई तो कम से कम 8 या 9 हजार की बिकती है। उसका चमड़ी अलग, ये अलग। तो मेरे भाई साहब जितने भी क्वेश्चन पूछा है ना, अगर बकरी पालन और भेड़ पालन में आपको चुनना है तो मैं कॉशियसली आपको जाऊंगा, आप सिर्फ गोट पालन में जाइए। और दैट टू, गोट पालन में जाते हैं तो आप ऐसी जगह चुनिए कि जहां बिल्कुल पथरीली जमीन हो। बकरियों का सबसे ज्यादा दुश्मन है काली जमीन। काली जमीन में आपने बकरी पालन किया तो आप समझो बकरी या तो धनवान बनाती है या तो आपको निर्धन। ये सब की बस की बात नहीं है। बकरी पालन की जो बीमारियां होती हैं वो मैं उस पर अब नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक सवाल था, किसी का नाम नहीं बताया। कडलिंग, काउ कडलिंग का इकोनॉमिक्स क्या है? अभी कडलिंग जो है मनोवैज्ञानिक के मतलब उससे क्या संतुष्टि, यही है ना। वो गाय को जाते हैं, गाय जो काम करती है वो भी कोई भी आपका डोमेस्टिक प्रिय जानवर, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। मैं जब भी खेत जाता हूँ, मेरी गाय मेरे गाड़ी की आवाज सुन के मुझे देखती है, मुझे इतनी खुशी होती है। और पिछले 2 दिन से नहीं जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बेचैन, हर किसी से मिलानी। तो ये चीज एक अलग होती है। जानवरों से जब तक हाथ न फेरो तब तक आपको मन की संतुष्टि, चाहे वो आपका डॉग हो, चाहे खरगोश हो, चाहे आपका गिनी पिग हो, रैबिट हो, तो ये एक अलग चर्चा का। और आपने सुना होगा कि जितने भी मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स डॉक्टर लोग आजकल यूज करते हैं, वो किस प्रजाति को, डॉग वाज द फर्स्ट मॉडल। जो पपी है, डॉग है, डॉग वाज जेबी हट ने 1957 में डॉग को मॉडल को स्टडी करके ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया। सर थैंक यू। एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइव स्टॉक। जो कड़कनाथ के ऊपर CFTRI ने कुछ सर्टिफिकेशंस जारी किए हुए। देखिए, कड़कनाथ में 1980 एक ट्राइबल एरिया रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे केवी बीवी राव, नाम ने सुना होगा, रोज अंडा खाओ। वो बीवी राव के जमाने में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और उसमें सिर्फ 75 कड़कनाथ चिक्स मुझे दिए गए थे और 100 चिक्स दिए थे। बहुत कॉस्टली था, जगुआर डिस्ट्रिक्ट से वो आदिवासी से कलेक्ट करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक बीमारी आई, मारेक्स डिजीज, जो बिग लिवर डिजीज जिसको बोलते हैं, और लिवर फूल जाता था, मर गई। तो मेरे पास में सिर्फ 50 चिक्स है। 50 चिक्स में से भी मैंने देखा ये आपस में रिलेटेड तो नहीं है। मतलब मैं कॉक बड़ा करूं तो उसमें ब्रीडिंग का मेरा कि ब्रदर सिस्टर मदर सन तो मैटिंग तो नहीं हो जाएगी। तो मैं बार बार ये अलग अलग वो इधर से मेल अलग अलग बुलाता था और इस प्रकार मैंने 10,000 मेलगार्ड धारनी आदमी में ये ब्रीड बेचे। और लेकिन इसका उपयोग आप एज ए बैकयार्ड पोल्ट्री कर सकते हैं, स्टॉल फीडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अंडे का साइज, अगर आपके पास मेल अगर चेंज ना करते गए, अंडे का साइज 28 ग्राम 25 ग्राम होता, ऑडिट ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर दुनिया भर का ये होता है। इसलिए बैकयार्ड पोल्ट्री में आप कड़कनाथ करिए, स्टॉल फीडिंग में। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल डॉक्टर अमिताभ सर के लिए। अमिताभ सर, मेरे पास 20 गावरानी गाय है, मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए और क्या कितना मुनाफा हो सकता है इन 20 गाय से? नमस्कार, दीति चौधरी भंडारा। सर 20 गाय का ये गाय के डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स अगर बनाना है, उसकी मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी है और मिल्क से वो बाय प्रोडक्ट्स, अगर गाय है तो बाय प्रोडक्ट्स बनाने में थोड़ा तकलीफ ज्यादा जाती है, उसकी कॉस्टिंग और उसका मार्केट देखना होगा सबसे पहले। अगर गाय के रिलेटेड अगर आपको बाय प्रोडक्ट्स बनाना है तो उसका एक सेग्रीगेट अलग से ही सेपरेट मार्केट के लिए जाना पड़ेगा और उसी की वैल्यू एडिशन आपको मिल सकती है।
तो सेपरेट मार्केट गाय के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है और ऑलरेडी अभी ये बूमिंग सेक्टर में है, उसको आपको कैच करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मोहन सर आपके लिए, डॉक्टर मोहन सर आपके लिए एक सवाल है। मेरे पास 50 एक गाय है, कुछ भैंस भी, मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उपाय बताइए। नमस्कार, हितेश रामगिरी। उसके पास किस टाइप की गाय है? अब मैंने जब पहले बताया 2 या 4 लीटर की धंधा परवड़ने वाला है भी नहीं। अगर 15-20 लीटर वाली उसके पास है तो परवड़ने वाला है। एवरेज आप निकालिए ना, मेरे पास मोटरसाइकिल है, एवरेज नहीं, मोटरसाइकिल परचेस क्यों करूँ? मर्सिडीज बेंज मेरे को चलने वाली है ही नहीं। 15-20 लीटर वाली वो उसके कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना। आज एक गाय से स्टार्ट सिलेक्शन बिल्कुल, सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट तो बाद में आएगा, बड़ा सिलेक्शन जरूर होता है ना। जैसे जब बताया यहाँ पे भंडार में कोंडा कोस्टा गांव है, अच्छी गाय बेचने को आता ही नहीं है ना। मेरे पास अगर मोटरसाइकिल कार है, एक्सीडेंट होगा तो मैं बेचूंगा, बराबर नहीं? उनका बिजनेस है ना, एक गाय को 10 रुपए महीना और गाय को कमाते वो लोग, उनका बिजनेस है वो। आज सिलेक्शन ऑफ द एनिमल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में आप जाइए, 3 बार दूध निकाल के देखिए, भंडारा का अगर जाते हैं वहां पे 15-20 लीटर मिलेगा। और हम मासा कपड़े में पहने, गवर्नमेंट सब्सिडी गाड़ी लेके जाते, उनको माना अपने इतना पैसा मिलने वाला है, लेना था कुछ भी नहीं उनको। 3 टाइम आप दूध निकालिए वहां पे, सुबह जाओ, शाम को जाओ, दूसरे दिन जाओ, कपड़े ऐसे बन के जाओ, गाय देखने का परचेस के लिए जाओ मत, क्या मिलता है देखो, फिर एवरेज निकाल के मुझको बताइए यहाँ पे। वहां 2 दिन 3 दिन दूध निकालते, क्योंकि बिजनेस मैन है ना, और डेयरी क्यों नहीं लगाते हो? सिलेक्शन ऑफ द एनिमल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आने के बाद मैनेजमेंट होता है, वो उसका कहीं ना कहीं उसकी गलती हुई है, ठीक है, ये नहीं हो, मैं उससे साइड विजिट वहां पे करूंगा, पेशेंट देखूंगा, ट्रीटमेंट दूंगा। थैंक यू। ये देखिए हमारे विदर्भ में जो HF ये नारायण विद्यालय वाले जो नारायण सन थे, उनकी डेयरी थी, फ्लॉप हो गई। HF लेके आया, प्योर ब्रेड HF होल सीजन, जिसको की AC वाला एटमोस्फियर हमारे विदर्भ में तो सिर्फ जर्सी क्रॉस ब्रेड आर सुटेबल। और आप HF क्रॉस ब्रेड लाते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगी, फीड बढ़ेगा। और जो दूसरी बात, दूध का धंधा, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल फैट कंटेंट। लोग सर थोड़ी समय की कमी है, थोड़ी से और क्वेश्चन है ऑडियंस है, और कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन था सर, जी सर। वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर मुझे। एक पूरे भारत में एक विरोध का कार्यक्रम भी है गौमूत्र को लेकर जी, उस पर हम है ना बहुत मतभेद रखते हैं, लेकिन जो वाकई आस्था रखते हैं और जो गाय को माता मानते हैं, तो कृपया ये बताने का कष्ट करें कि गौमूत्र का ऐसा कोई लैब है पूरे भारत में जिसमें मूत्र के ऐसे कोई जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में सर्टिफिकेट दिया हो या ऑथेंटिक न्यूज दी हो, तो ऐसा कुछ बताइए सर। यदि कोई लैब होगी तो बताइए। देखिए डेवलपर वाले जो सुनील जी करते हैं, मानसिक का, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट आपको वो नहीं देंगे जी। सर्टिफिकेट अगर मुझसे बोलेंगे कि अब प्योर आप गौलो ब्रीड है तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। हमारे कुछ पिछले बार किसी ने मुझसे पूछा था ब्रीड सर्टिफिकेशन के बारे में, मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपको समझ लूंगा, आपका ये आप लोग दूसरों को प्रसार कर सकते हैं। मेरे सिरोठिया परिवार में हम सब माँ बाप के 5 भाई है, 5 भाई है, लेकिन सभी भाइयों में एक दूसरे से भिन्नता है, वेरिएशन है। अब लोग बोलेंगे कि ये भाई तुम्हारा सगा भाई है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, कौन सा आधार है भाई, मेरे नाक का शेप देखो, मेरे बात करने का तरीका देखो, मेरा हाइट देखो। इसलिए विदेशों में जो शुद्ध गाय जो है इसके रेफरेंस पॉपुलेशन बनाए हुए, रेफरेंस पॉपुलेशन का मतलब जब हम हीमोग्लोबिन देखते हैं तो भाई हीमोग्लोबिन का लेवल इतना है क्या, इतना है क्या, इतना। वैसे रेफरेंस पॉपुलेशन 500 एनिमल कम से कम 15 जनरेशन तक एक ही जगह मेंटेन रहना चाहिए विथ सेम कंडीशन। उसका ब्लड सैंपल्स लो, उसके डीएनए में आप देखो कितने 5 गुण मिलते हैं, क्या 5 गुण उसके मिलते हैं, तो फिर आप बाहर से ब्रीड सोसाइटी, हमारे देश में ब्रीड सोसाइटी नहीं है, सैंपल लाओ भाई, आपको गाय, आप ये गाय के परीक्षण के लिए दिया, इसमें से तो यार एक भी गुण नहीं मिलते, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर जिसको बोलते हैं, कि आपके डीएनए में फर्क कितना है। तो मैं जिस प्रकार की मैंने अपने भाइयों को उदाहरण दिया कि ये मेरे सगे भाई है, क्योंकि 5 गुण देखो, अगर वो बोलेगा कि 5 गुण देखने में खर्चा आता तो कम से कम 1 गुण देखो, तो इट कॉस्ट नियर अबाउट 3,000 to 4,000 रुपीज। हमारे देश में बायफ वाले जो कंट्रोल करते हैं, बायफ के पास आप अपना गौलों का सैंपल लेके जाइए, पैसा ले लेंगे आपसे 4,000 रुपए, और ओनली मैं जो आंखों से देख के मैं जानवर बता सकता कि 50% है,
मेरा सवाल था कि गौमूत्र के लिए जांच करने की कोई लैब लैब है साबरमती में, उसका एड्रेस दे दूंगा मैं। हाँ वो दीजिए। हाँ, पथवेड़ा आश्रम शारदा ग्रुप में सर, आपको ग्रुप में आ जाएगी। समय की थोड़ी पाबंदी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समय की थोड़ी पाबंदी है। यहाँ पर 7 बजे और 7 और भी प्रोग्राम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, गेस्ट लोगों से, अतिथि लोगों से निवेदन करूंगा कि हम प्रोग्राम को यहीं पर आज विरति दें। और डॉक्टर किरण गोखले साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें। यस सर। वो डॉक्टर नहीं है, पर उनको बता दिया जाए। हमने डॉक्टर से दिलवा दिया, उनको किया है। नाडी सांग है, नाडी भाप लेते। अपर प्रदर्शन कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी प्रेक्षकांमध्ये चुळबुळ सुरू होते, मला कल्पना आहे. पण तुमची चुळबुळ जरा कमी व्हावी याच्यासाठी एक अनाउन्समेंट करतो. सगळ्यांसाठी हाय टीची व्यवस्था केलेली आहे. एंड थैंक्स के बाद मेरी रिक्वेस्ट है सबको यहाँ पर आ जाए, क्योंकि प्रेस फोटोग्राफ्स जाएगी यहाँ से वोट ऑफ थैंक्स के बाद। आणि हा जो आयटीचा प्रोग्राम ठेवलेला आहे तो मिलेट्स पासून तयार केलेला आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. मला असं वाटतं हे वाक्य आपल्या तोंडावर हसू आणि प्रसन्नता यावी आणि माझं आभार प्रदर्शन बोर करणार नाही याची मी खात्री बाळगतो. एक मिनिट, समजा कोणाला डेअरी व्हिजिट करायची असेल प्रोसेसिंग प्लांट मध्ये, तसं अलाउड नाहीये मदर डेअरी मध्ये, त्यांची परमिशन दिल्लीला घ्यावं लागते. जर कोणी इंटरेस्टेड असेल तर त्यांची लिस्ट मला द्या. मी वसंत फाउंडेशनला तुमचा स्टुडंट दाखवेल, 1 डे ट्रेनिंग घेतलेला, तर तुम्हाला आरामात परमिशन मिळेल त्या ठिकाणी. चांगला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट आहे इथे, प्रोसेस प्लांट आहे मदर डेअरी. जी आपली गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री होती तिथे तो मदर डेअरीचा प्लांट झालेला आहे. त्याची परमिशन ऍक्च्युअली दिल्लीवरून घ्यावं लागतं. आम्ही बऱ्याचशा ट्रिप तिथे नेलेला आहे, कारण की तुमच्या घरात जे दूध येत आहे कसं प्रोसेस केलं तुम्हाला माहित नाहीये. तर तुम्ही नंबर घ्या आणि आपण करू. मी सध्या तिथे नाही, आपण ऑर्गनाइज करू. आपण ऑर्गनाइज फ्रॉम हियर. यस यस, काही अडचण नाही. प्लीज कंटिन्यू। मेरे एक जूनियर है सतीश राजू, ज्वाइंट कमिश्नर, वो मदर डेयरी, आप जानते हैं सतीश राजू? हाँ, सतीश राजू मेरे साथी। सॉरी, जो नाश्ता है हमने किया पहले, बहुत ही टेस्टी है. छोड़िए मत ये नाश्ता, ये टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. सन्माननीय अतिथींना विनंती करतो की वेळ जास्त झाल्यामुळे मी आभार प्रदर्शन अतिशय थोडक्यात घेतो. वाईट वाटून घेऊ नका, प्लीज मनावर घेऊ नका. मी आभारी आहे श्री डॉक्टर मोहन श्री गिरीवार सर, श्री अभिजीत मेश्राम सर. सर मेश्राम सर, आपका एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगा. जो भी चीज बेचने से पैसा तैयार होता है उन सभी चीजों को मैं बोलना चाहता हूँ. बहुत अच्छा वाक्य था, तो मैं आपका आभारी हूँ. डॉक्टर अरुण सिरोटिया, आपका अनुभव और आपका ज्ञान इस कंपार्टमेंट में सूट होने वाला नहीं है, उसको एक दिन देना है हमको. मैं माफी चाहता हूँ. सही बोला मैंने? आपने जो गागर भरी, सागर में की गागर जो भरी है वो भी बहुत सुंदर नहीं है, वो मैं प्रवृत्ति इतने सालों से लेक्चरर दे दे के और फील्ड में ज्यादा घूमा हूँ, लैब में कम रहता था. लैब मेरी जूनियर थे. हम आपको कम समय दे पाए, सॉरी. अगले टाइम आपको फुल डे आपको देंगे. मैं आपका आभारी हूँ. श्री रवि राउत जी, साई चरण ऊर्जा. 2 मिनट लूंगा मैं. नागपुर जिले का गोबर गैस का इंचार्ज मैं कई साल रह चुका हूँ. मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि सरकारी योजना ऐसी क्यों चलती है. ये शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है उस पर बोलने का, बहुत कारण है. सिर्फ सरकारी अधिकारी उसको जिम्मेदार नहीं होता है, मैं मेरे तरफ से बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल सही है. पब्लिक भी उतनी ही जिम्मेदार होती है. तो अपन इस पे बाद में बात करेंगे. इसमें एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मैं करना चाहता हूँ. गोबर गैस में 2 घन मीटर का यदि गोबर गैस प्लांट इंडिविजुअल फार्मर को लेना है तो उसको 25 किलो गोबर लगता है और उसके लिए 3 या 4 जानवर काफी है.
उसके बाद 4 घन मीटर, 6 घन मीटर, 8 घन मीटर, 10 घन मीटर, इसको जोड़ते जाइए 25 के हिसाब से और 4 एनिमल के हिसाब से। अभी भी नेशनल बायोगैस प्रोग्राम चालू है। ये योजना जिला परिषद में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिला परिषद नागपुर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये योजना चालू है, अभी भी चालू है, सब्सिडी चालू है। ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ, जो इंडिविजुअल काश्तकार 2 घन मीटर या 4 घन मीटर का प्लांट लेना चाहता है, वो पंचायत समिति के कृषि विभाग में जाके इंफॉर्मेशन ले सकता है, उससे सब्सिडी मिल सकती है। मैं राउत साहब को एक अनुरोध करूंगा कि आजकल ये 2 घन मीटर 4 घन मीटर बांधने वाले मिलते नहीं है, तो आप इसमें हमको सहयोग करेंगे। मिल जाएंगे सर। थैंक यू। श्री दुबे जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। श्री प्रदीप गुप्ता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर कोडबरे सर, जो बड़ी अच्छी बात कही गई, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त है, काफी उम्र उनकी बड़ी है, फिर भी मैं उनको दोस्त बोलता हूँ। वो वैसा नाता रखने की कोशिश करते हैं। श्री ओम जजोरिया जी, श्री गोयनका जी, सचिन मलिक जी, जिन्होंने मेरे को अनुरोध किया है कि मेरा नाम नहीं लेगा। मैं तो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता है, मेरे को प्रोग्राम के बाद उनके साथ मिलना है। ये काउनॉमिक्स जो नाम दिया है उनकी देन है। डॉक्टर कीर्ति सिरोटिया, आज आपकी डायरेक्टर है, बहुत अच्छा संचालन और कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया, थैंक यू। कपिल साहू जी आपके सामने बैठे हैं, हमारे टीम के कपिल देव है, वो पूरा हाथ में लेके 1983 का वर्ल्ड कप जीतने का इनका ही सहयोग है। मेरे को बोला गया कि ज्यादा जोक मत मारना। किसने बोला? वो तुम्हारी सबकी भाभी आज तक कार्यक्रम में रहती थी, आज नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बैटिंग कर लेता हूँ मैं। डॉक्टर रीना शाह मैडम, श्री संजय सिन्हा जी, श्री अनुरुद्ध सिंकर जी, श्री लक्ष्मीकांत पडोगरे जी, क्षिप्रा मैडम, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप खड़े रहिए, आज इनका बर्थडे है, थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है। इसलिए आपका नाम आखिरी में लिया मैंने। और सभी दर्शक पत्रकार बंधू भगिनींनो, आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या योगदान दिल्याबद्दल राजेश विठल संजय बची मैडम, ये PI के हमारे कर्मचारी है। इनको भी दे दीजिए। हाँ, इनका नाम नहीं मालूम, ये मेरा फोटो नहीं निकालते, इनका नाम नहीं निकालना। प्रवीण जी, सबको फोटो के लिए बुला हाँ, एक मिनट फक्त। एक इश्तेहार आता था पहले, डॉक्टर अरुण सिरोटे जी, आप गौर फरमाइए। जो करे है बीवी से प्यार, बाजू में बैठे, पहले इश्तेहार आता था, जो करे है बीवी से प्यार कैसे कर सकता है प्रेस्टीज से इनकार। अब आपके लिए बोला हूं मैंने, ये लाइन मैंने खुद लिखी है। जो करे है मिट्टी से प्यार, जो करे है मिट्टी से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं देशी गाय से इनकार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किरण गोखले आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। सामने आ जाइए। आज सुनीता वाधवा मैडम प्लीज आज की जो रेसिपी उसके बारे में सबको बता दीजिए। चेयर आगे आगे कर देना, चेयर आगे करते आप बैठो।
पीछे खड़े हो जाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। आपकी हाइट अच्छी है, आप पीछे आइए। या सो रहे रवि साहब आइए। हम लोग आ जाएंगे सब enjoy करके मिलेट्स की इडली और साथ में बकव्हीट पास्ता। आइए ना प्लीज। थैंक यू। कौन सा मैडम पसंद मैडम सब लोग आ जाइए मैडम आपका लेना प्रवीण। राधेश स्वामी आ जाओ। टाइम हो गया था। अरे एक चेयर खाली है ना, वैसे राधेश स्वामी आ जाओ। आइए सर। राजेश राधेश नहीं आइए ना। राधेश यादव सामने राजेश आ जाओ। अरे यार महाराज Yes, ready? Thank you. थैंक यू थैंक यू। मैडम थोड़ा आपके रेसिपी के बारे में बताना। बता दिया ना, पास्ता बनाया और इडली बनाई। थैंक यू सब किया है स्प्राउट से। वेरी गुड।